What makes Alaknanda galaxy different from the other galaxies, sir? अलकनंदा हमें आज जो दिख रही है ऐसे दिख रही है जैसे वो 12 अरब साल पहले थी। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सर, जब आपने इस गैलेक्सी को फाउंड किया तो आपके लिए सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था? इसका टाइमलाइन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब This galaxy discovery is going to break the stereotypes regarding formation of planets or life. हमारे यहाँ जीव सृष्टि की निर्मित हुई, हम स्पाइरल गैलेक्सी में रहते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि स्पाइरल गैलेक्सीज में जीव सृष्टि आसानी से पनप पाती है। How will it gonna affect the Big Bang theory? क्योंकि अगर बिग बैंग थियरी बदली तो हमारा पूरा मॉडल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। जो गैलेक्सी फॉर्मेशन के मॉडल्स है उनको चेंज करने की मतलब कंप्लीटली जरूरत है। मतलब बेसिकली द मेन क्वेश्चन इज कि लैम्डा सीडीए मॉडल जो बिग बैंग वाला जो करंट मॉडल है वो खतरे में है या नहीं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में जो हमें यूनिवर्स के 12 से 13 बिलियन साल पुराने पास्ट तक ले जाती है। मैं बात कर रहा हूँ अलकनंदा गैलेक्सी की डिस्कवरी के बारे में। और इस कॉस्मिक जर्नी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया के रिस्पेक्टेड एस्ट्रोनॉमर, रिसर्चर और स्पेस डेटा एक्सपर्ट प्रोफेसर योगेश वाडदेकर सर, जिन्होंने अपने एक स्टूडेंट, एक यंग साइंटिस्ट एंड रिसर्चर मिस राशि जैन मैम के साथ मिलकर वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा पर काम करके अर्ली यूनिवर्स के गैलेक्सीज को समझाने में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्ले किया है। प्लीज वेलकम योगेश वाडदेकर सर। हेलो सर। नमस्ते। फर्स्ट सर, हाउ आर यू सर? ठीक है, चल रहा है सर। प्लीज टेल अस अबाउट सर अलकनंदा गैलेक्सी, how it is formed and what makes Alaknanda galaxy different from the other galaxies? अलकनंदा ये जो गैलेक्सी है वो एक तरह की मंदाकिनी है या आकाशगंगा है जो हमसे अब बहुत दूर है। प्रकाश का हम तक पहुंचने का जो वेग होता है वो काफी बड़ा होता है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। इतने ज्यादा वेग से अलकनंदा से निकला हुआ प्रकाश हम तक पहुंच रहा है। पर अलकनंदा इतनी दूर है हमसे कि इस प्रकाश को हम तक पहुंचने में 12 अरब सालों से भी ज्यादा समय लगा है। इस कारण से अलकनंदा हमें आज जो दिख रही है वो ऐसे दिख रही है जैसे वो 12 अरब साल पहले थी। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सर, जब आप JWST जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर जब आप डाटा को एनालाइज कर रहे थे तो आपके लिए सबसे टफेस्ट पार्ट क्या था सर रिसर्च के दौरान? तो ये जो रिसर्च हुआ है ये मेरी स्टूडेंट राशि जैन के PhD थीसिस का एक भाग है। तकरीबन 2 साल पहले JWST का यूज करके राशि ने ये इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था। ऐसी आकाशगंगा ढूंढना यह उनके प्रोजेक्ट का मूल मकसद नहीं था। ओरिजिनल पर्पस ये था कि हमसे बहुत दूर स्थित जो आकाशगंगाएं हैं उनके बारे में जानकारी लेना और उनका अभ्यास करना। यह काम राशि ने शुरू किया। उसमें उन्होंने तकरीबन 2700 गैलेक्सीज का अभ्यास शुरू किया था। एक एक करके वो हर गैलेक्सी का इमेज देख रही थी, उस पे कुछ टिप्पणियां, नोट्स वगैरह बना रही थी। और उसी समय अचानक से राशि को यह अलकनंदा आकाशगंगा दिख गई जो बाकी सारी आकाशगंगाओं से बिल्कुल अलग थी। किस मायने में ये अलग थी? उसमें 2 सममित सर्पिल भुजाएं बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही थी। इसको अंग्रेजी में स्पाइरल आर्म्स कहते हैं। और हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है जिसमें हम रहते हैं वो भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, परंतु इतनी दूर मिल्की वे जैसी ही, हमारी आकाशगंगा जैसी ही दूसरी आकाशगंगा मिलने की संभावना काफी कम थी। तो जब राशि ने उस आकाशगंगा को देखा तो राशि को लगा कि ये बहुत अजीब है। तो राशि ने मुझे दिखाई, मुझे भी लगा कि ये बहुत अजीब है, ऐसी होनी नहीं चाहिए। तो फिर राशि से मैंने कहा कि अभी जो 2700 में बाकी आकाशगंगाएं बची है उनका भी एनालिसिस पूरा कर लो। तो वैसे राशि ने किया और उन 2700 में एक ही ऐसी आकाशगंगा है जो ऐसी स्पाइरल आर्म्स का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाती है। इसलिए हमने अलकनंदा के ऊपर उसके बाद ज्यादा फोकस किया। हमने तकरीबन 1.5 साल उस पे संशोधन किया, बहुत गहरे रूप से उसका आकलन किया, उसका एनालिसिस किया
और उसके बाद एक रिसर्च पेपर लिखा जो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एक यूरोपियन जर्नल है जिसमें वो प्रसिद्ध हुआ है। सर आपने अलकनंदा ही नाम क्यों चुना सर इस गैलेक्सी के लिए? इसके कारण इसके पीछे एक सरल कारण है। हिंदी में हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी यह नाम दिया गया है। मराठी में तो हम उस नाम से नहीं जानते हैं हमारी आकाशगंगा को, पर हिंदी में उसे मंदाकिनी कहा जाता है। तो ये बात राशि ने मुझे बताई और उसी समय राशि ने ही अलकनंदा नाम का सुझाव दिया। सर जब आपने इस गैलेक्सी को फाउंड किया तो आपके लिए सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था? इसका साइज, स्ट्रक्चर या इसका टाइमलाइन? इसका टाइमलाइन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब अलकनंदा अभी देखी गई है तब हमारे विश्व का जो एज था वो तकरीबन 1.5 अरब साल इतना ही था। ये बहुत कम समय है इतनी बड़ी आकाशगंगा के बनने में, और बनी ही नहीं है, उसमें ये जो सममित सर्पिल भुजाएं जो दिखती हैं उनको बनने में भी आमतौर पे 2-3 अरब साल का समय लगता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हुई हैं। एक तो इसका जो वस्तुमान है, जो मास है तारों में, वो बहुत ज्यादा है, हमारी आकाशगंगा की तुलना में तकरीबन 60% है। तो काफी बड़ी अलकनंदा गैलेक्सी है। इतने सारे तारे इतने कम समय में कैसे बने, साथ ही साथ इसमें ये जो भुजाएं हैं वो भी कैसी बनी। क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे तारों का निर्माण करते हैं तो उसमें वो जो स्ट्रक्चर होता है वो नष्ट हो जाता है, वो टिक नहीं पाता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ होना हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यकारक बात है। सर इस डिस्कवरी ने गैलेक्सी फॉर्मेशन के मॉडल्स को कितने हद तक चेंज किया है सर? पिछले कुछ सालों से JWST के ऑब्जर्वेशन जब से आने लगे 2022 के बाद, तब से ही खगोल वैज्ञानिकों को लगने लगा था कि हमारी जो गैलेक्सी फॉर्मेशन की जो सिद्धांत है, जो थियरीज है, उनको हमें बदलना पड़ेगा। उसका एक मुख्य कारण यह था कि हम पहले सोचते थे कि डिस्क गैलेक्सीज जो होती हैं जिसमें स्पाइरल आर्म्स वगैरह बनते हैं, उनका प्रमाण इतने पहले बहुत कम होना चाहिए, इतना कम कि 1% से भी कम। परंतु हमें दूरवर, मतलब बहुत पहले, अभी JWST की सहायता से 40, 50, 60% डिस्क गैलेक्सीज दिखने लगी है। तो ये तब से ही लोगों को लगा था कि हमारी जो पुरानी थियरीज हैं उनको सुधारना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा। साथ ही साथ स्पाइरल आर्म्स दिखना ये और भी अनपेक्षित है। सर आप स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हाट इज स्पाइरल गैलेक्सी एग्जैक्टली? स्पाइरल गैलेक्सी का मतलब होता है कि एक सर्कल की तरह स्टार्स की रचना होती है, एक सर्कल में, एक प्लेन में, और उनमें 2, 3, 4 स्पाइरल आर्म्स हो सकते हैं। तो जब स्पाइरल आर्म्स स्पष्ट रूप से दिखते हैं उसे स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। कुछ आकाशगंगाओं में ये स्पाइरल आर्म्स नहीं दिखते, ये जो सर्कुलर डिस्क है वो दिख जाती है। ऐसी गैलेक्सीज को हम डिस्क गैलेक्सी नाम से पहचानते हैं। तो डिस्क गैलेक्सीज का एक सबसेट होता है स्पाइरल गैलेक्सी। दिस गैलेक्सी डिस्कवरी इज गोइंग टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स और लाइफ। हो सकता है, पर इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ थियरीज, सिद्धांत ऐसे हैं जो कहते हैं कि जीव सृष्टि का निर्माण स्पाइरल गैलेक्सीज में ज्यादा आसान है इलिप्टिकल गैलेक्सीज से। परंतु इसके विरुद्ध कुछ और लोगों के और थियरीज हैं जो कहते हैं कि नहीं, स्पाइरल गैलेक्सीज से ज्यादा इलिप्टिकल गैलेक्सीज में जीव सृष्टि का निर्माण थोड़ा सुलभ होता है। तो हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते, पर अगर ये कहें कि हमारे यहाँ जीव सृष्टि की निर्मित हुई, हम स्पाइरल गैलेक्सी में रहते हैं, ये हम कह सकते हैं कि स्पाइरल गैलेक्सीज में जीव सृष्टि आसानी से पनप पाती है। तो इस विचार से इतनी जल्दी स्पाइरल गैलेक्सी का होना हो सकता है कि उसमें जीव सृष्टि के लिए कोई क्विक स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट हो चुका हो। सर हाउ विल इट गोना इफेक्ट द बिग बैंग थियरी? अब तक तो हमें ये नहीं लग रहा है कि बिग बैंग थियरी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिग बैंग थियरी बदली
तो हमारा पूरा मॉडल जो हमारा हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। तो लोग अब तक इस बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। लोग ऐसे सोच रहे हैं कि गैलेक्सीज के निर्माण के जो सिद्धांत है उनको कैसे बदला जाए, और कॉस्मोलॉजी जो मतलब बिग बैंग वगैरह है उसको वैसे ही रखा जाए, और गैलेक्सी फॉर्मेशन की थियरीज को बदलकर क्या हम अलकनंदा जैसी आकाश गंगाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, फिर कॉस्मोलॉजी को बदलने की कोशिश जरूरत नहीं है। पर अगर अलकनंदा हमने एक ही ऐसी आकाशगंगा ढूंढी है, गैलेक्सी ढूंढी है, ऐसी अगर 50 ढूंढ लेंगे लोग तो फिर पुनर्विचार करना पड़ेगा। सर आपको लगता है कि ऐसी और गैलेक्सीज हो सकती है? ऐसी, मुझे अगर आप ये सवाल 1 साल पहले पूछते तो मैं कहता निश्चित रूप से बहुत सारी होंगी, पर पिछले 3 सालों में बहुत लोगों ने रेडशिफ्ट 3 से ऊपर JWST का डेटा यूज करके ऐसी स्पाइरल गैलेक्सीज ढूंढने का प्रयत्न किया है। सिर्फ हमने नहीं, दुनिया में 4-5 ऐसे रिसर्च ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये काम करने की कोशिश की है, और रेडशिफ्ट 3 से ज्यादा 3 या 4 ही गैलेक्सीज ये लोग ढूंढ पाए हैं। तो ये निश्चित है कि बहुत कॉमन नहीं है, पर क्या अलकनंदा से और दूर और पहले स्पाइरल गैलेक्सी हम ढूंढ पाएंगे? तो मुझे लगता है हाँ, पर ज्यादा नंबर्स में नहीं। हम 1, 2, 3 और ढूंढ पाएंगे निश्चित रूप से, पर मुझे नहीं लगता अब कि हम 50, 60, 100 और ढूंढ पाएंगे। सर आपको ये रिसर्च करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगा सर? तो ये अलकनंदा की डिस्कवरी हुई फरवरी मार्च 2024 में। उसके बाद हमने उस पे काम करना शुरू किया। तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक उस पे काम हुआ है। उसके बाद वो पेपर सबमिट हुआ, फिर वो पब्लिश हुआ। नवंबर 2025 में जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। मान लीजिए 6 महीने से 1 साल तक का समय लगता है। सर अगर आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट को समझाना होगा कि व्हाई दिस डिस्कवरी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो आप उसे किस तरह समझाएंगे सर? तो एक तो ये बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए कि खगोल वैज्ञानिक जब अपना काम करते हैं तो वो पृथ्वी पे स्थित लोगों को इसका क्या फायदा होगा इस विचार से कभी नहीं करते। तो लोग मतलब अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने रिसर्च इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए लोग संशोधन करते हैं। और कई बार और विषयों में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग पक्षियों का निरीक्षण करते हैं, कुछ लोग जंगल में जाके कुछ और जानवरों का अभ्यास करते हैं। उससे हमें तुरंत कुछ फायदा होगा ऐसी बात नहीं, पर लंबे तौर पे फायदा होता है। जैसे ये जो कैमरा है जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, आजकल CMOS नाम की टेक्नोलॉजी यूज होती है, और उसके पहले CCD चार्ज कपल डिवाइसेस नाम की एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ करती थी। वो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, उस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ 1972 में। पर पहले के कैमराओं की क्वालिटी इतनी खराब थी कि कोई भी कमर्शियल कंपनी मतलब कैमरा के रूप में उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। पर खगोल वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, हमारे लिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत फायदेमंद है। तो 20 सालों तक 4-5 जनरेशंस के CCDs कैमरा सिर्फ इंजीनियर्स और खगोल वैज्ञानिक, इंजीनियर्स नया जनरेशन बनाते थे, खगोल वैज्ञानिक उसको यूज करते थे, और फिर इंजीनियर्स को बताते थे कि नहीं इसमें और सुधारना करो, ये सुधारना करो। उसके बाद एक समय ऐसा आया 4-5 जनरेशंस के बाद, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि कमर्शियल लोग कहने लगे कि ठीक है हम डिजिटल कैमरा इससे बना सकते। तो हम जो DSLR वगैरह यूज करते हैं उसमें बड़े पैमाने पे CCDs का इस्तेमाल हुआ, और फिर सबको फायदा हुआ, करोड़ों लोगों को। सर आप थोड़ा राशि जैन मैम के बारे में बता सकते, उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा, कि उन्होंने स्टार्ट कब किया इस रिसर्च के ऊपर? राशि जैन मूलतः राजस्थान से, भरतपुर से। तो उन्होंने अपनी शालेय शिक्षा वहीं से प्राप्त की।
उसके बाद वो आईआईटी गई, आईआईटी बीएचयू वाराणसी, वहाँ पे बीटेक किया। बीटेक करने के बाद उसी समय से उनको लग रहा था कि मुझे एस्ट्रोफिजिक्स करना है। तो हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम होता है एनसीआरए में, वो इंजीनियर्स को भी हम पीएचडी के लिए ले सकते हैं उस प्रोग्राम के द्वारा। तो उन्होंने फिर यहाँ पे एक वेकेशन स्टूडेंट्स रिसर्च प्रोग्राम होता है, उसमें वो आई 2019 में, उनका सिलेक्शन हो गया प्रोग्राम के लिए। और 2000 फिर कोविड शुरू हो गया तो थोड़ा सा डिले वगैरह हो गया। 2021 की शुरुआत से वो एनसीआरए में रिसर्च स्कॉलर के रूप में काम कर। सर आप थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि आपको क्या मोटिवेशन या इंस्पिरेशन था कि आपने इस फील्ड में आए? तो मेरा इंस्पिरेशन हेलिस कॉमेट था। 1985 साल में जब मैं स्कूल में था, उस समय ये कॉमेट आया था और मैंने इसके बारे में अखबारों में बहुत सारी खबरें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी देखना है इसे। तो कुछ दोस्तों की मदद से, कुछ एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स की मदद से मैंने एक टेलीस्कोप बनाया था उस समय, और उससे कॉमेट का निरीक्षण किया। बट उसके बाद ग्रहों का, तारों का, नेबुलाओं का, तो सबका अभ्यास थोड़ा बहुत किया मैंने। तब से मुझे लगा कि मुझे खगोल वैज्ञानिक बनना है बड़ा होके। मैंने फिर उस दिशा में प्रयत्न। सर इंडिया के यंग स्टूडेंट जो एस्ट्रोनॉमर बनना चाहते हैं, उन्हें आप एक क्या एडवाइस देंगे कि वो किस तरह से इस फील्ड में आ सकते हैं? एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे तरह के लोगों की जरूरत है। एक तो इंजीनियर्स की जरूरत है, फिजिसिस्ट की जरूरत है। तो आप यहाँ पे भारत में तो कम से कम आप या तो बीएससी एमएससी करके आ सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स में, या फिर आप इंजीनियर अगर बनना चाहें तो आप बीटेक करके भी इस दिशा में आ सकते हैं। तो आपको स्टेम का रास्ता चुन करना पड़ेगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। उस रास्ते से आपको एस्ट्रोफिजिक्स में आना आसान हो जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स मूलतः फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन दो विषयों पे आधारित है। तो आपको इन दो विषयों का ज्ञान जो है वो आपको अच्छी तरह से लेना होगा। तो हमारे यहाँ दोनों स्ट्रीम से आते हैं, कुछ बीएससी एमएससी फिजिक्स करके आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करके आते हैं। इंजीनियरिंग में भी कुछ फिजिक्स से ज्यादा जुड़ने वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कुछ आईआईटीज में इंजीनियरिंग फिजिक्स नाम का एक विषय होता है, जिसमें इंजीनियरिंग की आपको जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है। तो आप इंजीनियरिंग फिजिक्स करके भी यहाँ आ सकते हैं। और कुछ अभी लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज हैं, अशोका यूनिवर्सिटी जैसे, वहाँ पे भी आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स करके आप यहाँ आ सकते हो। पर जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप अपने अंडरग्रेजुएट में एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को एस्ट्रोफिजिक्स का ज्ञान बहुत कम होता है या तो नहीं होता। तो इसलिए हम हमेशा उनको अलग से 1 साल तक उनको एस्ट्रोफिजिक्स के कोर्सेज पढ़ाकर उनको एस्ट्रोफिजिक्स का ज्ञान देते हैं। और उसके बाद उन्हें 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, जिसमें वो 2 अलग अलग प्रोफेसर लोगों के साथ मिलकर कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं 3 महीने का, ताकि उनको जानकारी मिले कि संशोधन कैसे किया जा सकता है, टेक्स्ट बुक नॉलेज के बियॉन्ड जाकर कैसे संशोधन रिसर्च किया जाता है। तो इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एनसीआरए के में है, टीआईएफआर में है, आयुका में है, बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, नैनीताल में एरीज नाम की संस्था है। तो भारत में 7-8 ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ कई सारे आइजर्स, कई सारे आईआईटीज, कई सारे यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे भी एस्ट्रोफिजिक्स पे रिसर्च होता है। कुछ आईआईटीज ऐसी हैं, आईआईटी इंदौर और आईआईटी कानपुर का खास जिक्र करूंगा, जहाँ पे अलग से एस्ट्रोनॉमी के डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। तो उसमें आप स्टूडेंट जा सकते हैं। अगर उनको स्पेस इंजीनियरिंग में ज़्यादा रुचि है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो ने स्थापित किया हुआ है, वो तिरुवनंतपुरम में है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सर आप थोड़ा JWST जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बता सकते हैं कि वो 15 लाख किलोमीटर दूर है, तो आप उसकी रिसर्च कैसे करते हैं सर आप? तो पहले तो 15 लाख किलोमीटर दूर क्यों है, इसको हमें समझना चाहिए। तो ये एक इंफ्रारेड दूरबीन है, जो इंफ्रारेड प्रकाश को इकट्ठा करके उसका
एनालिसिस करती है। तो JWST दूरबीन इंफ्रारेड दूरबीन होने के कारण तो उसका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बहुत ही नीचे होना जरूरी होता है, नहीं तो वो काम नहीं करेगी। तो इसलिए पृथ्वी से दूर, चंद्रमा से दूर, सूर्य से दूर, हमसे 15 लाख किलोमीटर अंतर पे उसको रखा गया है। और ऐसे रखा गया है कि उसका जो सनशील्ड होता है वो हमेशा सूर्य के ओर पॉइंटेड होता है, ताकि हमेशा सनशील्ड की शैडो में ये दूरबीन रहती है। तो इसलिए वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो पूरे वैक्यूम में है, तो इसलिए कोई भी उस पर कभी भी प्रकाश नहीं पड़ता सूरज का, तो बहुत ठंडी हो जाती है और तकरीबन -230 डिग्री सेल्सियस ये उसका एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। और इसलिए वो इंफ्रारेड में बहुत बढ़िया तरीके से निरीक्षण कर पाती है। तो उसको भेजने में, बनाने में बहुत समय लगा था। तकरीबन 20,000 लोगों ने JWST के बनने में योगदान दिया हुआ। पिछले 1995 में पहली मीटिंग हुई थी, 30 साल भी से ज्यादा हो गए, जब लोगों ने कहा कि ऐसी दूरबीन हमें बनानी चाहिए। तो उस पे फिर काम धीरे धीरे शुरू हुआ। शुरुआत में उसका जो बजट था वो काफी कम था, तो फिर लोगों को लगा कि नहीं, इतने कम पैसे में हम JWST नहीं बना सकते। तो फिर उसका बजट बढ़ाया गया, फिर और बढ़ाया गया, और बढ़ते बढ़ते उसका बजट हो गया 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर मतलब आज की तारीख में 90,000 करोड़ रुपए। तो बहुत ही महंगी दूरबीन है ये। तो इसलिए जब वो भेजी गई, और हबल दूरबीन जो है वो पृथ्वी के चक्कर काटती है, पास में है 300-400 किलोमीटर ऊपर, ये 15 लाख किलोमीटर के अंदर। तो इसमें कोई सर्विसिंग, रिपेयर की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए JWST के जो कंपोनेंट्स, पार्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाए गए हैं वो इस क्वालिटी के बनाए गए हैं कि उनमें कोई भी फॉल्ट नहीं दिखेगा। तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही समय देकर, बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसकी तुलना किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं की जा सकती। उदाहरण के तौर पे लोग मुझे कहते हैं कि आप अलकनंदा तो JWST से देख लिया, तो आप अलकनंदा का स्टडी आप किसी और दूरबीन से आप करेंगे। मैंने कहा कि कई बार JWST का जो फॉलो अप टेलीस्कोप होता है वो JWST होता है, कि JWST की तरह जो रीच है उसकी, जो सेंसिटिविटी है, जो इंफ्रारेड में रेजोल्यूशन है, वो कोई भी और दूरबीन मैच। और अपेक्षा ऐसी है कि 20 सालों तक JWST दूरबीन चलेगी। अभी 3.5 साल हुए हैं, तो क्या करते हैं कि और भी चले, 20 की जगह 30 साल चले तो और भी। सर, ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है सर कि आपने और आपके स्टूडेंट ने एक नई गैलेक्सी को डिस्कवर किया सर। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर गिविंग अस इंटरव्यू सर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव विद अस मिस राशि जैन मैम, जिन्होंने अलकनंदा ये नई गैलेक्सी फाउंड की है। हेलो मैम, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड। मैम, टेल अस अबाउट योर जर्नी and what motivates and inspire you to become an astronomer? मेरा सबसे पहले ये था कि 4th स्टैंडर्ड में मैंने पहली बार सोलर सिस्टम के बारे में मुझे पता चला था कि ऐसे सन है और बाकी प्लैनेट्स होते हैं और ये सब, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। उसके बाद कुछ तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड करना था, और मैंने तब काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज और डिस्कवरी वगैरह पे जो आते रहता था ये इसको लेके, वो सब कुछ देखी। मम्मी साइंस टीचर है, तो मेरी मम्मी ने मतलब उन्होंने काफी ऐसे हेल्प भी की थी, और मैं मतलब तब तो इतना लाइट पोल्यूशन नहीं था, तो हम काफी कॉन्स्टलेशंस वगैरह देखा करते थे एंड एवरीथिंग। उसके बाद 11th में मुझे बोला कि इफ यू वांट टू डू दिस तो फिजिक्स पढ़ना होगा, एंड और मुझे मैथ्स में काफी इंटरेस्ट भी था, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में, तो फिर मैंने मैथ्स ले लिया। उसके बाद फिर मैं IIT BHU गई। तो IIT BHU तब तक मैंने ये सोचा था कि मैं प्रोबेबली इसरो ज्वाइन करूंगी, क्योंकि तब तक मुझे ये पता नहीं था कि रिसर्च जो को रिसर्च है एस्ट्रोफिजिक्स का और इसरो थोड़ा काम अलग अलग है। तो फिर उसके बाद लेकिन मुझे कॉलेज जाके समझ आया, तो फिर मैंने कई इंटर्नशिप्स किए। एक बेंगलोर में किया, उसमें IIA में किया, एक बार यहाँ पे ही किया NCRA में, और उसके थ्रू मेरे को PhD यहाँ पे ऑफर भी हुआ, तो फिर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। और फिर उसके बाद मेरी PhD स्टार्ट हुई, तो पहले हमें कोर्स वर्क करना पड़ा। उसके बाद कोर्स वर्क के बाद
हम लोगों को 2 प्रोजेक्ट करने होते हैं, तो मैंने एक प्रोजेक्ट प्रोफेसर रूता के साथ किया और एक योगेश के साथ। तो अल्टीमेटली मुझे गैलेक्सीज में ज्यादा इंटरेस्ट था, गैलेक्सी कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे इवॉल्व होते हैं। तो फिर मैंने योगेश को मतलब मैंने उनसे जाके बात की कि मतलब उनको मतलब क्या मैं उनको एज अ PhD स्टूडेंट ज्वाइन कर सकती हूँ। तो ही वॉज ऑल राइट विद इट एंड उसके बाद मैंने रजिस्टर किया एंड देन उसके बाद थीसिस पे काम करना चालू किया। और उसके बाद एक मैं जो अपना प्रोजेक्ट कर रही थी मेन मॉर्फोलॉजी की का गैलेक्सीज का, तो उसमें मैं विजुअली भी उनको देख रही थी और तभी मतलब आई फाउंड दिस गैलेक्सी। मैम थोड़ा अलकनंदा गैलेक्सी के बारे में बताइए कि आप कब से रिसर्च कर रहे हो उस गैलेक्सी के बारे में। रिसर्च सच जैसे मैंने बोला कि मैंने 21 में NCRA ज्वाइन किया था, तो उसके लिए मेरे को 2 साल का कोर्स वर्क करना था। उसके बाद मैंने मेनली काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद जब JWST आया था तो हर किसी ने बोला कि हाई रेडशिफ्ट में बहुत ज्यादा डिस्क गैलेक्सीज हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क गैलेक्सीज को स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। ओके। अगर वो नहीं होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और पहले ऐसे मानते थे कि जो अर्ली यूनिवर्स है वो बहुत हॉट और कियोटिक है, तो मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म नहीं हो सकते। तो उसके बाद मैंने भी यही किया, मैंने मैम फिर ये जो आपने गैलेक्सी ढूंढी है ये थोड़ा फिर बिग बैंग थ्योरी जो आई थी उसमें जैसे बताया था कि टाइम लगा था थोड़ा गैलेक्सीज को फॉर्म होने के लिए, तो ये गैलेक्सी थोड़ी अर्ली एज में फाउंड हुई है, तो फिर उसका कैसा रिलेशन है इसके हाँ, तो साथ? उसके लिए जो अभी जो मेन मॉडल जो यूज होता है वो है लैम्डा CDM मॉडल, जो बिग बैंग थ्योरी कॉस्मोलॉजिस्ट और ये लोग यूज करते हैं। तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इतनी हाई रेड शिफ्ट पे जो इतनी सारी गैलेक्सीज मिल रही हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो पर लैम्डा CDM वालों का ये कहना है कि उनके मॉडल्स को थोड़ा फाइन ट्यून करके इस चीज को अभी सही किया जा सकता है। बट जो मेन प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं है, बिग बैंग और लैम्डा CDM में। मेन प्रॉब्लम है गैलेक्सी फॉर्मेशन के मॉडल्स में, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, जिनके बेसिस पे कि ऐसी गैलेक्सी इस टाइम पे मिल सकती है। तो जो गैलेक्सी फॉर्मेशन के मॉडल्स है उनको चेंज करने की मतलब कंप्लीटली जरूरत है। ओके। आप ऐसा बोल रहे हैं कि गैलेक्सी फॉर्मेशन के मॉडल्स को चेंज करने की जरूरत है। यस। आप ये रिसर्च के इस पे बोल रहे हैं, तो जो आपने जो रिसर्च किया अभी तक उस बेसिस पे आप बता रहे हैं। हाँ जी। तो ये है कि जो डिस्क गैलेक्सीज है अगर वो इतनी ज्यादा हैं तो इसका मतलब अर्ली यूनिवर्स में जो कंडीशंस हमने पहले एक्सपेक्ट की थी कि छोटे गैलेक्सीज बनेंगे, केओटिक होंगे और बहुत सारे मर्जर हो रहे होंगे, तो वो नहीं हो रहा है एंड इफ दैट इज नॉट हैपनिंग तो देन वी हैव टू रिफाइन आवर मॉडल्स कि उसमें थोड़ा फाइन ट्यून करो एंड ट्राई टू सी के गैलेक्सीज डिस्क गैलेक्सीज इतने अर्ली यूनिवर्स में कैसे बन सकते हैं। मैम जो JWST है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जब आप उसे जब आप उस पर रिसर्च कर रहे थे तो सर आपको सबसे टफेस्ट पार्ट क्या लगा था वो रिसर्च के दौरान की? इसमें टफेस्ट पार्ट ये है कि ये डेटा पब्लिक डेटा है। तो पब्लिक डेटा में ऐसा है कि वर्ल्ड में इस डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है, और अगर एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसा है कि अगर किसी और ने भी सेम चीज पे मान लो काम कर लिया एंड उन लोगों ने पहले आपसे पब्लिश कर दिया, तो फिर बेसिकली आपका काम थोड़ा से रिडंडेंट हो जाता है अगर सेम काम हो गया तो इट्स लाइक अ रेस कि जल्दी जल्दी first करना कौन है। करेगा? हाँ, करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम डेटा ले मैम हाउ डू यू कंफर्म दैट यू फाउंड अ गैलेक्सी, मतलब ये गैलेक्सी ही है, ये कंफर्म कैसे होता है? गैलेक्सी है, वो तो इमेज में दिख रहा है कि इट्स अ गैलेक्सी। और उसकी गैलेक्सी का हाँ एक SED होता है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि अलग अलग पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, तो उसमें अलग अलग चीजों से रेडिएशन आता है। तो उसमें हम स्टार्स देख सकते हैं और बामर ब्रेक और ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं गैलेक्सी की एक SED की, टिपिकल SED की, वो इसमें दिख रही हैं। और इमिशन लाइंस भी दिख रही हैं जो कि दे आर वेरी टिपिकल फॉर अ वेरी स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी, और ये बहुत ज्यादा स्टार फॉर्मिंग है भी। मैम जैसे डिफरेंट फॉर्म्स की गैलेक्सी होती है, इलेप्टिकल, स्पाइरल, इरेगुलर, तो ये स्पाइरल गैलेक्सी है। यस, तो इसे स्पाइरल गैलेक्सी मतलब क्यों आप इसे स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं? बिकॉज इट हैज द स्पाइरल Spirals. स्ट्रक्चर। यस। ये पुराने स्टेरियोटाइप्स को तोड़ सकती है कि इतने जल्दी ये गैलेक्सी फॉर्म नहीं हो सकती, ये जो गैलेक्सी फॉर्म हुई है हाँ, नहीं हो सकता नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू करंट गैलेक्सी फॉर्मेशन मॉडल्स। हम्म। उसके पहले इसके JWST के आने के पहले सारे मॉडल्स के अकॉर्डिंग ऐसे ही था कि जो भी गैलेक्सीज आपको ये रेडशिफ्ट एक तरीके से टाइम का पैरामीटर पैरामीटर मान है। सकते हैं हम। तो ये रेडशिफ्ट 3 के बियॉन्ड आपको जो भी गैलेक्सीज मिलेंगे दे विल बी इरेगुलर्स और स्फेरॉइड्स। यस। पर what everyone has found now
with JWST observations that disk galaxies are actually the majority of the galaxies in the high redshift universe, जो कि पहले नहीं सोचा गया था। तो इसी चीज के लिए मैं भी काम कर रही थी, बट एक नए डेटा सेट पे जो कि तभी पब्लिकली रिलीज हुआ था, एंड स्टैटिस्टिकली मुझे भी सिमिलर रिजल्ट्स ही मिले कि देयर आर मोर डिस्क गैलेक्सीज in the high redshift universe, like around 50 or 60% of the galaxies in the high redshift universe are disk galaxies. But the special case was कि when I was looking through all those galaxies one by one, then I found this galaxy, and out of 70,000 objects in the Uncover survey is a public data, is a public program from JWST. तो Uncover survey का जो डेटा आया था उसके बाद उसमें 70,000 ऑब्जेक्ट है, उन 70,000 ऑब्जेक्ट में ये एक अकेली ऐसी गैलेक्सी थी जिसकी रेडशिफ्ट 4 के बियॉन्ड थी। तो मतलब इट जस्ट 1.5। रेडशिफ्ट को आप थोड़ा और एलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट इज रेडशिफ्ट? ओके, तो रेडशिफ्ट के लिए जैसे कि हमारा यूनिवर्स है, क्योंकि वो एक्सपैंड हो रहा है, तो यहाँ से अगर एक पॉइंट पे कोई लाइट निकली है, लाइट की कोई वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है, तो वेवलेंथ बेसिकली एक वेवलेट का उसका साइज है। उसके बाद जैसे जैसे वो लाइट हमारे पास आ रही है, पर बीच में स्पेस भी एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सपैंड हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ये जो छोटी वेवलेंथ थी ये अभी यही बड़ी बन रही है। तो रेडशिफ्ट मतलब बेसिकली बस यही है कि आपकी वेवलेंथ कितना स्ट्रेच हुई है। तो मान लीजिए कोई लाइट जैसे ऑप्टिकल में निकली थी, ऑप्टिकल मतलब वो वाला पार्ट जो हम देख सकते हैं, दैट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एंड वो स्ट्रेच हो गया, और स्ट्रेच होके वो नियर इंफ्रारेड में चला गया। फिर जो हमारी नॉर्मल ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हैं, जैसे कि जो HST था, हबल स्पेस टेलीस्कोप, तो वो भी मेनली ऑप्टिकल और यूवी में था, तो वो फिर उस लाइट को नहीं देख पाएगा। इसीलिए हमें एक टेलीस्कोप चाहिए जिसमें वो जो नियर इंफ्रारेड को देख सके, और वो JWST है। तो रेडशिफ्ट बेसिकली ये है कि आपकी लाइट कितना एक्सपैंड हुई है, और क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो रेडशिफ्ट बेसिकली एक डिस्टेंस का मीट्रिक है, और सिंस डिस्टेंस का मीट्रिक है और हम देख रहे हैं डिस्टेंस पे, तो मतलब इट्स अ मीट्रिक ऑफ टाइम आल्सो। मैम, जब आपने वो अलकनंदा को फर्स्ट टाइम देखा तो आपके लिए वो शॉकिंग क्या था कि उसका साइज, स्ट्रक्चर या फिर जो टाइम लाइन थी उसकी, जो टाइम पीरियड में वो फाउंड हुआ, तो आपके लिए सबसे शॉकिंग पार्ट क्या था उसमें? सबसे शॉकिंग पार्ट यही था कि डिस्क गैलेक्सीज तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जैसे कि बाकी लोगों ने बोला था, पर उसके बाद लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें इतना प्रॉपरली वेल डिफाइंड स्पाइरल स्ट्रक्चर इतनी हाई रेडशिफ्ट पे मिल जाएगा, क्योंकि स्पाइरल गैलेक्सीज हमारे लोकल यूनिवर्स में काफी सारी हैं, और ये स्टडीज आज से नहीं चल रही है, 1940 से चल रही हैं, बट अभी तक कोई ब्रॉड कंसेंसस नहीं है इसके ऊपर कि स्पाइरल आर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो जो मेन थियरी है वो एक 1964 से आती है, उसके बाद भी कुछ नहीं पता है, इसलिए हमें अर्ली गैलेक्सीज को देखना पड़ेगा, स्पाइरल्स को, कि वो फॉर्म कैसे होते हैं। हम लाइफ फॉर्म हो सकते हैं गैलेक्सीज पे, इज इट पॉसिबल कि हैबिटेबल? सो वो उसके लिए तो मेरा पहला आंसर यही है कि अभी हमने अपने सोलर सिस्टम को भी ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो पर ऑब्वियसली हो ही सकती है, मतलब व्हाई नॉट। हाँ, तो हमने स्पाइरल एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे कि डिस्क गैलेक्सीज भी वर्ल्ड ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, पर कुछ स्टडीज आ चुके थे तब तक, उन्होंने बोला था कि डिस्क गैलेक्सीज हैं, तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग भी इसको जाके चेक करते हैं कि है कि नहीं। तो डिस्क गैलेक्सीज का हमें फिर भी इतना शौक नहीं था, पर क्योंकि हमें एकदम प्रोमिनेंट स्पाइरल्स एकदम बनी हुई दिख गई, और स्पाइरल गैलेक्सी को उसको बनने में मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, और यूनिवर्स की एज ही तब 1.5 बिलियन ईयर्स है। तो पहले तो वो गैलेक्सी के क्लाउड और वगैरह उसको बनना पड़ेगा, गैस को कंडेंस होना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्टार्स बनाने पड़ेंगे, उसको इसका मास इतना ज्यादा था हमने निकाला, तो ये 10 बिलियन सोलर मासेस, इसको मास इकट्ठा करना है, तो वो सब इतने कम टाइम में कैसे पॉसिबल है, तो ये हम एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और उसके साथ इसे स्पाइरल स्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, तो अभी हमारा मेन नेक्स्ट टारगेट ये है कि हमें पता करना है कि इस गैलेक्सी में बेसिकली स्पाइरल आर्म कैसे बने हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग फ्यूचर में ऑब्जर्वेशंस डालेंगे और देखेंगे कि एक गैलेक्सी की बेसिकली स्टेट क्या है, और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि
प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली इसका फॉर्मेशन मैकेनिज्म रहा आपकी होगा। रिसर्च और चालू है, कंटिन्यू है क्या इस पे? हाँ, इस पर कंटिन्यूड है। और जैसे मैंने बताया कि ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है और ये पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने अपना पहला पेपर ये स्पाइरल पे लिख दिया। लेकिन वो जो स्टैटिस्टिकल स्टडी जो मैं कर रही थी, तो उस पे आई एम राइटिंग अ पेपर राइट नाउ, एंड देयर इज अनदर प्रोजेक्ट आल्सो इन विच आई एम इन्वॉल्वड इन। मैम व्हाट कीप्स यू गोइंग? आपको क्या इंस्पायर करके रखा है करने? दिस इज जस्ट प्योर लव फॉर एस्ट्रोनॉमी, नथिंग एल्स। नथिंग। उसमें बेसिकली यही है कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा मैसिव गैलेक्सीज हैं अर्ली यूनिवर्स में, तो क्या ये एग्जैक्टली सही में उतनी मैसिव हैं? तो जो वो लोग, जो सारे लोग अभी यूज कर रहे हैं मेथड्स को मास वगैरह डिराइव करने के लिए, तो बेसिकली हम लोग उसी चीज को एक बार वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक और है कि JWST में नियर इंफ्रारेड के अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट है, मीरी। इट्स कॉल्ड मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग मीरी डेटा ऐड करके हम लोग देख रहे हैं कि क्या मासेस का एस्टिमेट हमारा चेंज होता है। तो मतलब बेसिकली द मेन क्वेश्चन इज कि लैम्डा CDM मॉडल, जो बिग बैंग वाला जो करंट मॉडल है, वो खतरे में है या नहीं। आपको लगता है क्या मैम कि उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है लैम्बडा सीडीए मॉडल में? वो कॉस्मोलॉजिस्ट वो लोग कर रहे हैं, उन्होंने पर अभी उनका ये कहना है कि थोड़ी चीजें फाइन ट्यून करके ऊपर नीचे करके चीजें एक्सप्लेन हो सकती हैं, तो इसको अभी ओवरथ्रो करने की जरूरत। मैम But- इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है कुछ कि किसी जर्नल में आई हाँ, थिंक ये यूरोपियन जर्नल में ये published। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में पब्लिश हो चुका है। उसके बाद ये BBC ने भी कवर किया था, BBC से इंटरव्यू हुआ था यहीं पर जहाँ पर भी हम लोग पहले बैठे थे। तो BBC ग्लोबल पे आ चुका है, और एक हिंदी वाला इंटरव्यू भी आई थिंक यूट्यूब पे अवेलेबल है। BBC वालों का। हाँ, और दूरदर्शन का भी है। सो ऐसे काफी सारे उन्होंने मतलब हमें कांटेक्ट किया था, तो हम लोगों ने उनको बताया भी था। थैंक यू सो मच मैम।